नमस्कार। चौपाल कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि कृषि एक परंपरा ही नहीं, हमारी आजीविका का साधन है। हमारे प्रदेश के किसानों ने अपनी मेहनत और आधुनिक कृषि की नई सोच और नई तकनीक अपनाकर एक अपार सफलता प्राप्त की है कृषि के क्षेत्र में। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे किसानों ने अपनी मेहनत और जो प्रयास किए हैं, उससे क्या हुआ है कि हर किसान की तकदीर बदल गई है, हर गांव की तस्वीर बदल गई है। किसान भाइयों, आज के चौपाल कार्यक्रम में हम आपको सामयिक कुछ बातें उनमें चर्चा करेंगे, जैसे हम जो बाग बगीचे हैं उनमें क्या सामयिक कार्य करना चाहिए। साथ आपको ये बताएंगे कि जिन किसान भाइयों ने रबी फसलों की कटाई कर ली है, उसके उपरांत उन्हें क्या कार्य करना चाहिए। साथ में एक महत्वपूर्ण बात बताएंगे किसान भाइयों, और ख़ास तौर से जो माताएं बहनें हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं वो ज़रूर देखें। आज हम आपको बताएंगे कि जो फल सब्जी है या आटा यह, इनसे क्या क्या और उत्पाद बना सकते हैं जिससे घर बैठकर आप अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज में जो विशेषज्ञ हमारे बीच पधारे हैं उनका परिचय करा दें। तो हमारे बीच में महेंद्र जी भट्ट हैं, आप उद्यान की विशेषज्ञ हैं, उद्यान की संबंधी आपको जानकारी देंगे। इसके बाद हैं संदीप जी, आप हमें मिट्टी से संबंधित जो जानकारी है और सामयिक जो कृषि है उसकी जानकारी देंगे। और दीपिका जी हैं, आप उनको जानते हैं, दीपिका जी हमें जो खाद्य प्रोसेसिंग यानी फूड प्रोसेसिंग है उनकी जानकारी देंगे। अब हमारे जो किसान भाई हमारे बीच में आए उनका परिचय करा दें। सर्वप्रथम निखिल जी खड़े हैं, आपका स्वागत है। इसके बाद गजराज सिंह जी, आपका भी स्वागत है। इसके बाद गुलाब सिंह जी मेवाड़ा हैं, आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। और हमारे साथ बहन सिंगार देवी जी हैं, आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। तो सबसे पहले मैं महेंद्र जी आपसे जानना चाहूँगा कि इस समय हमारे किसान भाइयों को बाग बगीचों में क्या सामूहिक कार्य करना चाहिए। किसान भाइयों को अभी गर्मी का समय चल रहा है और गर्मी के समय में योजना बनाना चाहिए कि हमें कुछ ज़मीन में बगीचे लगाएं। और जब बगीचे लगाने की प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं, तो सबसे पहले किसान भाइयों को लेआउट करके गड्ढे खोदने का कार्य शुरू कर देना चाहिए। गड्ढे जो है 3 फीट 3 फीट 3 फीट गहरे, चौड़े, ऊंचे किसान को खोदना चाहिए। कई बार देखा गया कि 1-1.5 फीट का गड्ढा खोदा या बिना गड्ढा खोदे ही पौधा लगा देते हैं, तो पौधा 40-50 साल तक फल देता है। तो हमने शुरू में यदि ध्यान नहीं दिया तो जड़ें कमज़ोर रह जाएगी और उसकी बढ़वार सही नहीं होगी और हमारी फसल में बाद में जाके उसका प्रभाव दिखाई देगा। इसलिए गड्ढे की तैयारी किसान भाई अभी वर्तमान में करें और अच्छा गड्ढा खोदे, उसमें नीम की खली, गोबर की खाद, केचुए की खाद और मिट्टी, रेत, ये सब उसका मिक्सचर भी तैयार करके रखें। और समय जैसे बारिश होती है तो गड्ढे को भर के और नए बगीचे लगाने के लिए अच्छी प्रजाति के पौधे का चयन करके, अच्छी देसी किस्म के नहीं, ग्राफ्टेड किस्म के पौधे अच्छे संस्थान से मंगा के हमें नए बगीचे लगाने की तैयारी करना चाहिए। संदीप जी, आप हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि आप जैसा जानते हैं कि रबी फसलों की कटाई हो गई है, इसके बाद वो जो खाली ज़मीन है उस पर क्या कार्य करना चाहिए किसानों को। किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि रबी फसलें अभी कट चुकी है, खेत खाली है, इसमें सर्वप्रथम हमारे किसान साथी अपनी मिट्टी का नमूना लेकर मिट्टी के जांच के लिए भेज सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे किसान साथी जो गर्मी में गहरी जुताई की बात आती है, हर 3 साल में एक बार गर्मी में गहरी जुताई करानी चाहिए और इसका भी अभी समय है। अप्रैल मई महीने में हमारे किसान साथी इसे भी कर सकते हैं और इससे हमारी फसलों पे और हमारी ज़मीन पे कई प्रकार के लाभ भी होते हैं। साथ साथ एक चीज़ और देखने को मिली कि रबी की फसल कटने के बाद हमारे अधिकांश किसान साथी जो है नरवई जला देते हैं और नरवई जब जलाएंगे तो इससे जो पोषक तत्वों का भी हानि होती है, साथ साथ ज़मीन के सूक्ष्म जीवाणु भी नष्ट होते हैं और ज़मीन कठोर भी होती है। तो नरवई को न जलाते हुए हम खेत में रोटावेटर चलाकर ये नरवई को हम खेत में मिला दें और तो इससे ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ साथ अभी हाल जो हमारे बहुत सारे किसान साथी है, एक बहुत बड़ा रकबा हमारे मध्य प्रदेश में जायद के मौसम में भी लगाते हैं, जिसमें मूंग, कुछ स्थानों पर मक्का और धान भी है। इसके अलावा सब्जी वर्गीय फसलें जिसमें टमाटर, बैंगन, भिंडी और जो कद्दू वर्गीय सब्जी रहती है जिसमें तरबूज, खरबूज, लौकी, गिलकी, ककड़ी, ये जो सब्जियां लगा रहे हैं इसकी भी अपनी फसलों को देखभाल करें, समय पे पानी देने का विशेष ध्यान रखें। साथ साथ किसी भी प्रकार के कीट और बीमारी का प्रकोप दिखने पे हम उसका सही समय पे निदान करें और ये हमें अभी ध्यान रखने की जो खास चीज़ें हैं
जी दीपिका जी, आप ये बताएं कि ये फूड प्रोसेसिंग क्या है, इसे क्यों करना चाहिए हमारे किसान भाइयों को, इससे क्या फ़ायदे हैं? देखिए, जो भी हम खाते हैं जो भी पदार्थ हम खाते हैं वो हम सीधा खेत से निकाल के खाते नहीं है ना, उसका प्रसंस्करण तो करते ही हैं। लेकिन हर चीज़ जो है छोटी छोटी प्रसंस्करण अगर किसान भाई बहन ही करें तो आप समझिए कि एक छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ। चीकू, आपका चीकू आएगा तो एक साइड से आप ग्रेडिंग करेंगे, एक समान दिखने वाले चीकू आप जब उसको बेचेंगे मार्केट में तो आपको उसका बढ़िया दाम मिलेगा। जैसे इन्होंने बताया, आप गेहूं आप ले लीजिए, आपने उसका प्रसंस्करण किया, आपने उसका सूजी बनाया, आपने उसका आटा बनाया, आटे से आपने जैसे बिस्किट बनाए या कई अन्य पदार्थ बनाए, इससे आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा। इससे दूसरा फ़ायदा जो होता है, जैसे हमारे किसान भाई बहन कोई फल लगाते हैं या कोई सब्जी लगाते हैं तो उस सीज़न में तो वो बहुत मिलता है और बहुत कम दाम पे बिकता है, लेकिन थोड़े महीने अगर आप आगे जाएं तो आपको पता चलेगा कि वो मिल नहीं रहा है। उस टाइम पे अगर आप प्रसंस्करण पहले ही करके रखें और उस टाइम पे बेचें जबकि दाम ज़्यादा है तो उसका फ़ायदा होगा। हमारे यहाँ एक किसान भाई आए थे, प्याज के उन्होंने पेस्ट बनाया, मतलब अच्छे से महीन करके उसको पेस्ट बनाकर उसको रखा। जैसे ही मार्केट में दाम बढ़ गए तब उसने उसको बेचा, तो कम दाम पे खरीद के उन्होंने पेस्ट बनाया। अब हर सब्जी के मसाले में प्याज लहसुन तो जाता है, तो उसका जब होगा तब आप पेस्ट बना लीजिए, उसका प्रसंस्करण कर लीजिए, बढ़िया से पैकेजिंग करिए और आप बेचिए। तो इससे क्या है, वो सामान साल भर एक ही दाम पे मिलता है। मैंने पहले भी किसी इसमें कहा है, टमाटर कभी 50 पैसे किलो होता है, कभी 80 रुपए किलो होता है, लेकिन टमाटर का सॉस साल भर 200 या 250 रुपए में बिकता है। तो क्यों ना हमारे किसान भाई बहन इसको उद्यम के रूप में लेके अपने ही खेत पे छोटे स्तर पे ही सही थोड़ा सा प्रसंस्करण करके बेचेंगे तो उसमें आपको मुनाफा ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाइयों, आप अपने घर पे अपने खेतों में जो उत्पादन करते हैं, जैसे चाहे गेहूँ हो, चना हो, सब्जी हो या फिर फल हो, इनको आप जैसे फलों का कुछ रस बना के आप इकट्ठा अपने गांव में कर सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं, बाजार में बेच सकते हैं, तो दुगना आपको फ़ायदा मिलेगा। किसान भाइयों, त्याग और तपस्या का दूसरा नाम किसान है। ऐसे ही किसान हमारे बीच में हैं और आपका पहले परिचय करा चुका हूं, पर सबसे पहले मैं निखिल जी से कहूँगा कि आप अपने बारे में बताएं, आपके अनुभव बताएं और कुछ जानना चाहें तो पूछें। मेरा नाम निखिल खरे है और मैं भोपाल से ही हूँ और मैं पशुपालन करता हूँ, उसके साथ में मैं कृषि का काम भी करता हूँ। तो मैं किसान भाइयों को और अपने बारे में भी ये कहूँगा कि हमेशा एक परेशानी रहती किसान भाइयों के साथ कि उनको महीने की इनकम नहीं मिलती है। जब फसल आती है तब उनको इनकम मिलती है, इसके अलावा वो परेशान रहते हैं कि रोज़मर्रा के खर्चों में और आगे दैनिक जीवन चलाने में उनको दिक्कत होती है। इसलिए मैंने एक विकल्प चुना कि मैं पशुपालन करूंगा और पशुपालन में इस समय वर्तमान में मेरे पास देसी गिर की और साहिवाल की करीब 20 गायें हैं, जिससे मैं 60 से 70 लीटर पर डे का उत्पादन लेता हूं, जिससे हमको पर डे 3,000 साढ़े 3,000 रुपये एक इनकम का सोर्स मिलता है। इसके साथ ही मैं खेती भी करता हूं। तो जहां तक मैं समझता हूं कि जो गौशाला से हमारे जो उत्पाद मिलते हैं उसमें दूध और मक्खन, घी, पनीर, इस टाइप का जो उत्पादन होता है इसको हम लोग सीधे बाज़ार में बेचते हैं और इससे जो हमें बाई प्रोडक्ट मिलते हैं, सब उत्पाद मिलते हैं, जैसे गोबर मिलता है, गोमूत्र मिलता है, वो हमारे खेती की लागत को कम करता है और खेती में वो काम आता है। और इसी प्रकार से जो खेती का हमारा सब उत्पाद होता है, जैसे भूसा निकला, चारा निकला, वो हम अपने पशुओं को देते हैं, तो वो हमारे उस पशुपालन में भी उसकी लागत कम होती है। तो मैं समझता हूँ कि कृषक भाइयों को पशुपालन के साथ खेती करना चाहिए, खेती के साथ कहीं ना कहीं पशुपालन करें तो ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं और दैनिक इनकम भी प्राप्त हो सकती है। जी जी। तो किसान भाइयों, खेती किसान की शक्ति है, खेती किसान की भक्ति है। गजराज सिंह जी, आप अपने बारे में बताएं। मैं गजराज सिंह वर्मा, ग्राम कुलांस कला, तहसील जिला सीहोर का किसान हूँ। मैं लगभग
14 वर्ष से 15 एकड़ में जैविक खेती कर रहा हूँ। और मैं हल्दी है, गन्ना है, चावल है, अमरूद के बगीचे हैं, गेहूँ, चने, अरहर, सभी प्रकार की मिक्स फसल तैयार करता हूँ। और उसका मैंने स्वयं धीरे धीरे भोपाल में मार्केट बना रखा है। उसमें अभी की तारीख में 320 कस्टमर को मैं साल भर का राशन उपलब्ध कराता हूँ। कच्ची घानी की प्रोसेसिंग यूनिट भी डाल रखी है, मसाले की प्रोसेसिंग यूनिट डाल रखी है। उसके बाद हल्दी अचार है, आम अचार है, लहसुन अचार है, काफ़ी प्रकार के अचार तैयार करते हैं। शहद से काफ़ी प्रोडक्ट तैयार करते हैं, शहद ड्राई फ्रूट तैयार करते हैं, करौंदा शहद तैयार करते हैं, आंवला शहद तैयार करते हैं। ऐसे काफ़ी प्रोसेसिंग यूनिट डाल रखी है और उससे काफ़ी सक्सेस है हम। और पूरे परिवार को भी रोज़गार मिला है और पास के करीबन 10 लोगों को और रोज़गार मिला है। उसके कारण अभी हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी चल रही है। उसके कारण पूरा परिवार खुशी है। जी जी। तो किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं, आप जैसे किसानों को कृषि के क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त कर रहे हैं हमारे प्रदेश के किसान, जिन्हें सफल किसान, आप भी इन जैसे ही किसान बन सकते हैं। मेहनत करिए। गुलाब सिंह जी, आप बताएं। हाँ शर्मा जी, मैं 2003 से जैविक खेती कर रहा हूँ। लेकिन जैविक खेती में किसानों को, हर किसानों के गांव में 50 किसान का क्लस्टर बना के 1-1 एकड़ में जैविक खेती करवाता हूँ। और सबसे पहला मेरा ध्येय कि मेरी जो गांव की जो महिला है, महिला मॉडल बने। तो मैं महिला मॉडल पे काम करता हूँ। अभी मेरा 21 दिन का एक सेशन था, उसमें मैंने महिलाओं को केचुआ खाद किस प्रकार बनाए और जो अपने खेत में से वेस्ट निकलता है जो किसान आग के हवाले कर देता था, उनको रोक के हमारी महिला को मैं बताता हूँ कि आप वेस्ट डिकम्पोजर मैं फ्री देता हूँ बना के, ताकि महिला हमारी खुद खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए कीटनाशक ना डाले और ऐसा खाद डाले कि जो अपने खेत से कचरा निकलता, तो उस कचरे का नाम मैंने कंचन रखा कि कचरे से कंचन बनाकर हमारी महिला खेती को लाभ का धंधा बनाए और हमारी महिला मॉडल बने और महिला आगे आए। और महिला जो भी, जैसे सर ने बोला अभी, वर्मा जी ने, वही पूरा सेंटर मेरे पास है। तो मैं महिलाओं को, अगर महिला के पास 1 किलो सरसों है तो वो हमारे कच्ची घानी में पी ले और मार्केट को दिखाए, ताकि हमारी महिला ना तो हमारे पति के सामने ना हमारे बेटे के सामने हाथ फैलाए। मेरा एक ही कहना है, महिला मेरी महिला मॉडल बने। तो मैं सर महिला मॉडल के लिए करीबन मेरा 500 गाँव में काम चल रहा है, प्रकृति जैविक कृषि चल रहे, ताकि महिलाओं को मैं आगे बढ़ाऊँ। और मेरा सबसे ध्येय ये कि 2003 से जो जैविक खेती सर, उस पर मैंने गांव में बढ़ाता जा रहा हूं और मैं क्लस्टर के द्वारा जैविक खेती कराता हूं। क्योंकि अगर 1 और 5 किसान खेती करेगा तो वो अमान्य रहेगी। अगर किसान को अपन 1-1 एकड़ क्लस्टर के द्वारा कराएंगे, अपन एक ही मतलब एक ही रिंगाट में, एक ही उसमें, तो वो खेती बराबर मान्य रहेगी। बाकी उठापटक वाली खेती अमान्य रहेगी। वो मेरा एक ही ध्येय कि मेरा किसान मॉडल बने, एक किसान महिला मॉडल बने, इसी पे मेरा काम चल रहा है। जी किसान भाइयों, हमारी माताएं बहनें न केवल घर गृहस्थी का काम संभालती हैं, बल्कि खेती बाड़ी का आधे से अधिक काम वही करती हैं। ऐसी एक बहन हमारे बीच में है, सिंगार देवी जी। आप बताइए क्या आप काम करती हैं और कुछ आप जानना चाहती हैं हमारे विशेषज्ञ से, तो वो भी जान सकें। सर, हम मतलब अधिकतर तो जैविक खेती पे ध्यान देते हैं, महिला को भी यही करवाते हैं। और हम जैसे गोबर गैस बना रखा है, तो हमारा कहना है कि इससे खेती भी होगी, जैविक खेती भी होगी और अपन शुद्ध रोटी जो बनाते हैं वो शुद्ध भोजन भी बनेगा। तो हमने वो भी बना रखा है और उसका जो वेस्ट वो निकलता है उससे खेती में डालते हैं। जैसे प्याज है, लहसुन है, इसमें डाल देते हैं, सेलेरी निकलती है वो। और तो जो कूड़ा कचरा निकलता है जो कूड़े में, जैसे गौ माता भी 4-5 भैंस भी है, 5 गैया भी है और 1-2 पेड़ लगा रखे हैं, उसके पेड़ के भी सब पत्ते जितने भी हम झाड़ू लगाते हैं वो सब सड़ा के और सब से भी हम केचुआ खाद बनाते हैं और उसको जैविक के लिए। तो और कोई जैसे महिलाओं को भेले करते हैं तो सर पूछते हैं कि ये जैविक खेती होती क्या है, तो हम उनको बताते हैं कि जैविक खेती कोई नई खेती नहीं है, ये खेती जो अपने पुराने बुजुर्ग करते थे वही खेती है। कोई इसमें पैसे नहीं लगते हैं कि अपन अगल से करेंगे इस खेती को, तो इसलिए हम जैविक खेती पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो किसान भाइयों, आप देख रहे हैं, न केवल शहर की हमारी बहनें बल्कि गांव की बहनें भी उनसे पीछे नहीं है। महिला सशक्तिकरण की बात करें तो काफ़ी आप खुद देख रहे हैं। भट्ट साहब, आप ये बताएं कि जिन किसान भाइयों ने को पुराने बगीचे, उनमें क्या काम करना चाहिए और नए बगीचे अगर वो लगाना चाहें तो इस समय क्या कार्य करना चाहिए? शर्मा जी देखो,
पुराने बगीचे यदि किसान भाई को पास है तो उसको जीर्णोद्धार करना चाहिए। पुरानी अंदर शाखाएं हैं और जो वाटर शूट्स हैं एकदम से बहुत सारे तेज़ी से शाखाएं बढ़ती है, तो चेक करना है कि वो शाखाएं जो कि फल नहीं आते हैं उनमें और वो केवल अपना वानस्पतिक वृद्धि होती है और बढ़ती रहती है और खाद पानी खींचती रहती है, तो वाटर शूट को नीचे से काट देना है। देखते हैं कि संतरे के बगीचे में, मौसम्बी के बगीचे में वाटर शूट तेज़ी से बढ़ते हैं और वो फल वाली जो है फूलों वाली शाखाओं को बढ़ने नहीं देते, तो उसको काट देना चाहिए। सूखी टहनी है उनको काट देना चाहिए और जो भी अनावश्यक पीले पत्ते हैं, रोग लगे हुए शाखाएं हैं, उनको हटाना चाहिए और थाले बनाना चाहिए और उसमें गोबर की खाद, केचुआ की खाद और नीम खली ये सब भरना चाहिए और सिंचाई का भी प्रबंध करना चाहिए। ड्रिप लगाना चाहिए, ड्रिप में कम पानी लगता है और पौधों को ज़्यादा पानी, ज़्यादा एरिया में सिंचाई कर सकते हैं। मल्चिंग लगा देना चाहिए जिससे कि खरपतवार नहीं लगे। तो पुराने बगीचों का भी जीर्णोद्धार करना है और नए बगीचे लगाना है तो अच्छी किस्म का पौधा चयन करना चाहिए, क्राफ्टेड पौधे लाना है और अच्छे संस्थान से लाना है। जैसे IIHR बेंगलोर में एक संस्था है, वहाँ बहुत सारे अनुसंधान काम हुए हैं आम में, सब फसलों में, वहाँ से अपनी पौधे बुकिंग करा के मंगाना है। दिल्ली ICR में बहुत सारे अच्छी किस्म के पौधे हैं और कई संस्थान हैं, हॉर्टिकल्चर की अच्छी नर्सरियाँ हैं, जैसे मटकुली में हमारा उद्यान है, हमारे पचमढ़ी में उद्यान है, तो वहाँ से अच्छी किस्म के पौधे लाके और पूरी योजना बना के बगीचा लगाना चाहिए। नए नए ग्रुप में बगीचा नहीं लगाएंगे तो फल कहाँ से आएंगे? अपन सब पेड़ काट देते हैं, अभी फल बगीचा नहीं लगाएंगे, सब खेतों में सोयाबीन और गेहूं पे उतर आएंगे तो फिर फल नहीं मिलेंगे खाने को। अभी आम बहुत महंगा चल रहा है, 200 रुपये किलो चल रहा है, आम बहुत कम आया है ना। हमारा भी बगीचा 50 लाख में नीलाम हुआ है, जो आज तक का रिकॉर्ड है कि पचमढ़ी का बगीचा कभी 50 लाख रुपए नहीं आया। बाकी इस बार हमारा बगीचा एक बड़ी लोग खरीदार आ गए, तो क्योंकि फल है नहीं तो कम महंगे भाव में फल भी खरीद रहे हैं और वो महंगे भाव में बिकेंगे। तो ज़्यादा बगीचे लगेंगे तो हमको सबको ज़्यादा फल खाने को मिलेंगे। तो हमें पौधों के खेती के साथ साथ बगीचे पे भी ध्यान देना है, लगाना है। किसान भाइयों, हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि हमारे किसान भाई और विशेषज्ञ अपने विचारों को आपस में साझा करें। तो निखिल जी, आप हमारे विशेषज्ञ महोदय से कुछ तीनों में कुछ जानना चाहें तो पूछें। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अपन जब फसल बोते हैं तो मुख्य रहता है बीज उसका, तो बीजों का चुनाव अपन कैसे करें कि सभी, और उसका फिर उपचार कैसे करके उसको लगाएं कि हमारा उसमें अंकुरण लगभग 100% रहे? जी, उसके संदीप लिए जी। मैं जानकारी चाहता हूँ। जी बीजों का चुनाव वैसे तो हमें अपनी मिट्टी के आधार पर करना चाहिए। अभी जैसे खरीफ का मौसम आएगा तो हमें खरीफ में धान है, मक्का है, सोयाबीन, यही मुख्य रूप से लगती है। जैसे मक्का की वैरायटी अगर चयन करें तो हमारी ज़मीन कैसी, हमें 90 रोज की वैरायटी लेना है, 110 रोज की लेना है या इससे अधिक, ये उस आधार पर हमें तय करना है। और जो भी किस्में रहें, हम जो सरकार के जो इंस्टीट्यूट से निकली हुई किस्में हैं उनको हम चयन करें सोयाबीन के अंदर। और जब भी हम बोनी करेंगे, बोनी से पहले हम जहाँ बीज उपचार करने की आवश्यकता है, कार्बोऑक्सिन प्लस थायरम हम ले सकते हैं 3 ग्राम प्रति किलो बीज के मान से बीज उपचार के लिए। साथ साथ यदि किसान अपना खुद का बीज लगा रहा है, बाजार से बीज नहीं ला रहा, अपने घर से बीज लगाएगा सोयाबीन का, और उससे कहीं ऐसे डाउट रहता है तो उस स्थिति में वो अपने बीज का जर्मिनेशन परीक्षण करके देख सकता है। साथ साथ बाहर से जहाँ भी से भी हम बीज लेंगे, हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमें बीज लेते वक्त वहाँ से रसीद जरूर अवश्य लेना चाहिए। जी, गजराज सिंह जी, आप कुछ सर, जानना मेरा चाहेंगे? ये कहना है सर, अभी 2 वर्ष से गर्मी में बारिश हो रही है, इसके कारण अमरूद के बगीचे में बहुत प्रॉब्लम आ रहा। अभी मतलब पत्तियां आ गई है, फूल आना चालू हो जाते हैं, तो अमरूद बारिश में पकते हैं और कीड़े बहुत जल्दी लगते हैं। तो हमें सितंबर अक्टूबर में अमरूद का फल मिले, ऐसा कुछ उपाय बताइए। जी, अब देखो, हाँ, यह सही प्रश्न है कि बारिश में अभी बिना समय के बारिश हो रही है और उसमें फूल आना शुरू हो जाते हैं अमरूद में। तो इसके लिए यही करना है कि फूलों को तोड़ के फेंक देना है। ये जो है अम्बे बहार वाला अपने को नहीं लेना है, वो हंसते बहार वाला जब ठंडी वाला फल है उसमें अपन अभी तोड़ देंगे ना और गिरा देंगे उसको और वो कर दोगे, तो आपको वो वाला फल लेना है जो ठंडी में पकता है, मीठा होता है और अच्छा फल आता है। अभी सड़ने वाला फल को, तो फूलों को गिराना है, उसको हाथ से गिरा दें या कुछ दवाइयाँ भी आती हैं, छिड़क दें तो उससे भी फूल गिर जाते हैं। तो ये वाली फसल को अपने को नहीं लेना है, छोड़ना है। जी, दीपिका जी, आप बताएं कि बहुत सारी बातें हमारे किसानों के मन में आ रही होंगी कि आप जो अगर
काम उसको शुरू करना चाहें फूड प्रोसेसिंग का, तो कहाँ से शुरू करें, इसकी कैसे तैयारी करें, तकनीकी जानकारी है, ऐसी सारी समस्या उस बारे में बताएं। पहले तो मैं बहुत खुश हूँ अपने किसान भाई बहनों की बातें सुन के। ये सब जैविक खेती कर रहे हैं और पोषण संवेदनशील खेती कर रहे हैं। इसमें अगर वो और जोड़े अपने प्रसंस्करण को, तो वाकई वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। प्रसंस्करण के लिए पहली चीज़ जो ज़रूरी है ये है आपकी रुचि। आपके यहाँ क्या उग रहा है जिस अधिक मात्रा में, ताकि आप उसका प्रसंस्करण करें। रुचि भी किसी की अचार पापड़ में रुचि है, किसी का टमाटर का सॉस बनाने में रुचि है, किसी का बेसन बनाने में रुचि है। तो इस तरह प्रसंस्करण कई तरह की हो सकते हैं। तो आपको जिस चीज़ की रुचि है उस चीज़ पे आप थोड़ा सा ट्रेनिंग लेना आपको ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, प्रसंस्करण थोड़ा बहुत अपने फैमिली के लिए आप कर रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन बेचने के हिसाब से जब हम प्रसंस्करण करते हैं तो उसका मशीनीकरण होना बहुत ज़रूरी है। तो आप जिस चीज़ का प्रसंस्करण करना चाहते हैं उसके लिए मशीन क्या क्या लगेगी, उसकी क्या क्या तकनीक है, वो सारी चीज़ें कई जगहों पे उपलब्ध है। और हमारे केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान में तो इसकी ट्रेनिंग किसानों के लिए करी जाती है। उनको 1-2 दिवसीय ट्रेनिंग इसलिए भी किया जाता है ताकि वो देखें कि क्या क्या मार्केट में उपलब्ध है, किस तरह से हम प्रसंस्करण कर सकते हैं। और उसके बाद जो चीज़ उनकी रुचि की हो उसका लंबा ट्रेनिंग होता है। लंबा ट्रेनिंग जैसे सोयाबीन का ही है, सबके यहाँ सोयाबीन होता है। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा 40% है, सबसे ज़्यादा परसेंट है। अगर उसका प्रसंस्करण करना है तो हर 3 महीने में एक बार 1 हफ्ते का ट्रेनिंग होता है। तो वो ट्रेनिंग ले, ट्रेनिंग में हर चीज़ आपको सिखाई जाती है, कैसे प्रसंस्करण करना, क्या मशीन लगते हैं के लिए ले सकते हैं, और प्रोफाइल कैसे बनाना है। बताएं कि कम लागत हो, उत्पादन ज़्यादा हो, इसके लिए क्या करें माताएं बहनों और किसान भाई? सर मेरा कहना तो ये है कि सब घर अपने अपने किसानों को पहले तो गौ माता पालन करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। बचत के लिए। क्योंकि जैविक खेती जब ही होती है कि घर में ढोर माल अपन जैसे गौ माता को रखते हैं, जब ही तो घर घर 2-2 गाय बंधेगी, जब भी खेती का लाभ का धंधा होगा। तो हमारा यही कहना है कि भैया सब दूध भी पियो और घर की खेती, घर का खाद, और सब अपनी सही बात है। बचत के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कि किसान भाइयों, आप देख रहे हैं हमारे किसानों के विचार, घर की खेती, घर का अनाज, घर का सब कुछ सामान, उससे ही तो कम लागत हो सकती है। सबसे पहले मैं आप सभी जो विशेषज्ञ हमारे बीच में आए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। महेंद्र जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी चौपाल में आए और किसान भाइयों को अच्छी जानकारी दी। संदीप जी, आप कृषि विज्ञान केंद्र इछावर से आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मिट्टी इत्यादि की जानकारी दी। और दीपिका जी, आपकी कैसे प्रशंसा करें, आपने तो बहुत एक नई बात हमारे किसान भाइयों को बताई, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी आप किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद और राम राम। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि आप अपने जो स्थानीय संसाधन हैं, चाहे वो फसल के अवशेष हों या फिर आप गाय का गोबर है, जैसे बहन जी ने बताया था, एक ने गाय पालें, या फिर आप जो नरवाई है उसको न जलाएं, उसका भी खाद बनाएं, इससे भी फायदा होगा। जो हार्टिकल्चर से जुड़े किसान हैं, बाग बगीचे से जुड़े किसान हैं, उनको भी सामूहिक कृषि कार्य करना चाहिए, मिट्टी परीक्षण करा लेना चाहिए। और अंत में जो आपके पास सब्जी बच रही है उसको फूड प्रोसेसिंग करें, ऐसा हमारे विशेषज्ञ ने बताया था। तो निश्चित तौर से कम लागत में बहुत अधिक उत्पादन होगा। किसान भाइयों, अगली चौपाल में फिर ऐसे ही किसानों विशेषज्ञों के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।